आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। मेरा नाम है शुभम। आई एम ए सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट, बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 4 years। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। डॉक्यूमेंट्स में 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, बैचलर्स अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीटी और आइल्स दोनों में से जो भी आपने की है, कुछ बच्चों ने टॉफल भी किया होता है, तो एक इंग्लिश टेस्ट होता है, ये ज़रूरी होता है। और हमें चाहिए होता है पासपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि पीटी होम एडिशन नहीं चलता है ऑस्ट्रेलिया में। उस बेस पे आप ऑफ़र लेटर सिक्योर नहीं कर सकते हैं। होम एडिशन पीटी वैलिड नहीं है ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करना। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन ऑफ़र के लिए सबमिट होती है और यूनिवर्सिटी विद इन फ्यू वीक्स, 3 to 4 वीक्स जनरली आपको एक ऑफ़र इशू करके दे देती है, जो कि एक कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है। कंडीशनल ऑफ़र लेटर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशंस मेंशन होंगी, लाइक इंटरव्यू की कंडीशन हो सकती है, आपकी जीएस की कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको फ़ंड्स दिखाने होते हैं, आपको स्टेटमेंट्स या एफडीज प्रोवाइड करनी होती है ताकि आप दिखा सको कि मेरे पास इनफ फंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जो कि हम आगे वाले स्टेप में सीखेंगे। हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है जीएस असेसमेंट का। जीएस असेसमेंट का मतलब होता है जेन्युइन स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें आपकी जेन्युइनिटी चेक की जाती है कि स्टूडेंट हमारे पास जो आ रहा है, जिसने अप्लाई किया, वो जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। मतलब कि उसके पास प्रॉपर फंड्स, प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर्स पेरेंट्स की हैं या नहीं है। विद कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही आप अपने जीएस के डॉक्यूमेंट्स यानी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वैसे ही यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू शेड्यूल करके देती है। इसमें आपको प्रॉपरली अच्छे से अपने 3 to 6 मंथ ओल्ड फंड्स दिखाने पड़ते हैं। इसमें आपको 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस दिखानी होती है, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है, ट्रैवलिंग फेयर दिखाना होता है, जो रफली तीनों को कंबाइंड करके 34 to 35 लाख रुपीज़ ईजिली बन जाता है। क्योंकि आप मान के चलो कि 1 ईयर की ट्यूशन फ़ीस रफली अराउंड आपकी आ जाएगी $36,000 कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी की, और 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस रफली अराउंड आ जाएगा आपका $29,710, जो कि होम अफेयर्स की वेबसाइट पे भी लिस्टेड है, वो आप चेक कर सकते हो। और ट्रैवलिंग फेयर रफली अराउंड $2,000 के करीब आ जाता है। तो जब हम तीनों को कंबाइंड करते हैं तो एक अमाउंट आ जाती है जो कि होती है 34 to 35 लाख रुपीज़। किसी किसी की 32 लाख रुपीज़ भी बनती है, डिपेंडिंग ऑन किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हमको दिखाने होते हैं, लाइक आईटीआर्स दिखानी होंगी आपको। और आईटीआर्स में जो भी ऑक्यूपेशन मेंशन होगा, अगर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है तो उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए होंगी। और अगर आप तो जॉब कर रहे हैं तो उसकी अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लाइक जॉब का आईडी कार्ड होगा, ऑफर लेटर होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, एक्सपीरियंस लेटर होगा, पे स्लिप्स होंगी। गवर्नमेंट जॉब है तो फॉर्म 16 भी होते हैं उनके। तो डिपेंडिंग आपकी आईटीआर्स में क्या एग्जैक्टली मेंशन्ड है, वो प्रूफ भी आपको देने होंगे। और आजकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लेके। उन्हें एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए रहता है, नहीं तो वो आगे जीएस असेसमेंट कंटिन्यू नहीं करते हैं, स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली इसी स्टेप में ही फंस के रह जाते हैं। इस स्टेप से निकलने के बाद आगे सारा प्रोसेस शुरू होता है। और जैसे ही फंड्स की, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है, वैसे ही वो एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं जिसमें वो स्टूडेंट से बात करते हैं, देखते हैं कि स्टूडेंट कितना अवेयर है, कितना अवेयर नहीं है, वो उसको पता है कि वो क्या करने आ रहा है या उसको नहीं पता कि क्या करने आ रहा है। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो, क्या पढ़ने आ रहे हो, क्या फ्यूचर प्लान्स है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, कितनी सैलरी इंडिया में पढ़ने के बाद मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया से, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे ही आप ये इंटरव्यू क्लियर करते हो, आपके फंड्स अप्रूव हो जाते हैं, वैसे ही आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फ़ीस भरवाने का, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप होता है। तो फीस ऑफर लेटर के अंदर मेंशन होता है कि वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन, फ्लाईवायर, कॉन्वेरा, इनके लिंक्स गिवन होते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं आजकल। जनरली वो फ्लाईवायर, वेस्टर्न यूनियन का लिंक ही प्रोवाइड करती हैं और उस लिंक के थ्रू ही अपने फ़ीस भरवा सकते हैं। और जो फ़ीस आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगी, इनिशियल डिपॉजिट या फिर मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, उतनी ही फ़ीस आपको सीओई सिक्योर करने के लिए चाहिए होती है। सीओई क्या होता है वो हम आगे वाले स्टेप में समझेंगे।
फ़ीस के साथ साथ ऑफर लेटर के अंदर इंश्योरेंस की भी अमाउंट मेंशन होती है। वो इंश्योरेंस आपके टोटल ड्यूरेशन का होता है, जितने टाइम का कोर्स है, मानो आपकी मास्टर्स है 2 ईयर्स की, तो रफली अराउंड 2 ईयर्स का इंश्योरेंस होगा। मान के चलो 2 ईयर्स से ज़्यादा का ही होता है, 2 महीने 3 महीने ज़्यादा का होता है। क्लासेस शुरू होने से 1 महीने पहले हो जाता है और क्लासेस ख़त्म होने के 2 महीने बाद तक वो इंश्योरेंस रहता है। तो कंप्लीट इंश्योरेंस अपने को ट्यूशन फ़ीस के साथ पे करना होता है, जो कि आगे हमें जब वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च होती है उसमें हमको दिखाना होता है कि आपका इंश्योरेंस हुआ है, पॉलिसी नंबर है आपके पास। से ही आप फीस भर देते हो, उसके बाद आती है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जिसको हम COE भी कह देते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और उस COE के बेस पे ही आगे आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हो। COE में जनरली आपकी कोर्स की डिटेल्स ही लिखी होती हैं कि आपका कौन सा कोर्स है, कौन सा एजुकेशन प्रोवाइडर है, क्या ड्यूरेशन है कोर्स की, कितना डिपॉजिट आपने पे कर दी है यूनिवर्सिटी को, कितनी टोटल फीस है यूनिवर्सिटी की, इंश्योरेंस की डिटेल मेंशन होती है, आपका स्कोर कार्ड की डिटेल्स मेंशन होती है। वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी में लगता है, तभी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। उस डॉक्यूमेंट के बिना आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही COE आती है, मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो चुका है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि आप आ जाओ हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अब हमें सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए हाई कमीशन से। सो हाई कमीशन में फ़ाइल लगने से पहले हमें करवाना पड़ता है एक मेडिकल आप नियर बाय हॉस्पिटल में जो भी एम्बेसी के वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, हाई कमीशन की वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप चेक कर सकते हो। उन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स पे ही आप मेडिकल करवा सकते हो। नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल में आप मेडिकल नहीं करवा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का ले लो, कनाडा का ले लो, किसी भी कंट्री का ले लो, होम अफेयर्स ने लिस्ट इशू करी हुई है। उस लिस्ट में हॉस्पिटल्स के नेम्स गिवन है, फ़ोन नंबर्स गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हो और वहाँ से मेडिकल बुक करवा सकते हो अपना। जैसे ही मेडिकल हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने का। वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए वही डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमने GS असेसमेंट वाले टाइम यूनिवर्सिटी कॉलेज को सबमिट किए होते हैं। वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स विद अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी एम्बेसी में लगते हैं, इंश्योरेंस के साथ, COE के साथ, और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। और सबमिट करने के लिए एम्बेसी की एक फ़ी होती है जो कि रफली अराउंड $1600 होती है एक्सक्लूडिंग टैक्स। उसके ऊपर आपका टैक्स अलग से लगेगा। एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, फ़ाइल कंसिडरेशन में चली जाती है। उसके रफली अराउंड आज की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, वीज़ाज अराउंड 3 to 4 वीक्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ केसेस में उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, कुछ केसेस में उससे जल्दी भी आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी किस लेवल की असेसमेंट है, लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, कौन सा कोर्स है, वेट सेक्टर में है, हायर एजुकेशन सेक्टर में है। मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट। कोई सिंगल रीज़न की वजह से फ़ाइल जल्दी नहीं खुलती है, कोई सिंगल रीज़न की वजह से फ़ाइल डिले नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हाई कमीशन के ऊपर होती हैं। इस पे ना आपका किसी का कंट्रोल है, ना यूनिवर्सिटी का कंट्रोल है। सो जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को वीज़ा इंटरव्यू के कॉल्स भी रिसीव होते हैं एम्बेसी से। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी कॉल्स आपको उन दिनों में आ रहे हैं जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन हाई कमीशन में सबमिटेड है, तो आपको हर एक कॉल का ध्यान रखना है। मेक श्योर कि कॉल आपकी मिस ना हो, और मेक श्योर आपको सब पता हो कि क्या आपने प्रेजेंट करी है फ़ाइल में, कितने फ़ंड्स दिखाए हैं, क्या इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या SOP में आपका मेंशन की है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। आजकल GS भी जाते हैं, GS स्टेटमेंट जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या GS स्टेटमेंट में एग्जैक्टली मेंशन है, ताकि आपके पास जब कॉल आए तब आप कंफ्यूज साउंड ना करो, स्टूपिड साउंड ना करो, क्योंकि फिर वीज़ा का डिसीजन आपके सिर्फ इंटरव्यू कॉल पे ही डिपेंड होगा कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है केस ऑफिसर ने। मेक श्योर आप प्रिपेयर्ड हो अच्छे से और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हों। वो बहुत ज़्यादा लंबी कॉन्वर्जेशन नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल ही जवाब उल्टे सीधे दे रहे हो, बिल्कुल ही कंफ्यूज साउंड कर रहे हो, तो वो कॉल बहुत ज़्यादा लंबी चल सकती है, 15 to 20 मिनट्स। नहीं तो रफली अराउंड 7-8 मिनट्स में वो वाइंड अप हो जाती है कॉल। अगर आप जितने क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप टू द पॉइंट उनको आंसर कर रहे हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका वीज़ा ईजिली निकल जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।